कहानी की शुरुआत जीवू नाम की एक लड़की से होती है जो अपने पिता की खतरनाक दुनिया के साए में जी रही होती है। उसका पिता एक गैंगस्टर है जो हमेशा छिपता फिरता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। हर सुबह जब जीवू स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है तो उसकी बिल्डिंग के बाहर एक पुलिस वाला उसका इंतजार कर रहा होता है। वो हर रोज उससे वही सवाल पूछता है, तुम्हारा पिता कहाँ है, क्या उसका कोई फोन आया था? लेकिन जीवू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर भी वो पुलिस वाला उसका पीछा करते हुए स्कूल तक पहुँच जाता है। उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। क्लास की लड़कियां भी उसका मजाक उड़ाती है। वो आपस में फुसफुसाते हुए कहती हैं कि इस स्कूल में सिर्फ अच्छे परिवारों के बच्चे पढ़ने के लायक हैं और जीवू जैसी लड़की का यहाँ कोई हक नहीं है। यहाँ तक कि लंच ब्रेक में भी वो हमेशा अकेली खड़ी रहती है। कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। एक दिन वो देखती है कि कुछ पुलिस वाले प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक टीचर उसे ऑफिस में बुलाती है। स्कूल ने फैसला कर लिया था कि जीवू को निकाल दिया जाएगा। दूसरे बच्चों के माता पिता ने इसकी मांग की थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां किसी गैंगस्टर की बेटी के साथ पढ़ें। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो उसके पिता का जन्मदिन वाला संदेश था जो किसी अनजान नंबर से भेजा गया था। जब वो वापस क्लास में पहुंचती है तो वही लड़कियां फिर से उसे परेशान करने लगती हैं। वो ताना मारते हुए कहती हैं, देखो तुम्हारे पिता अपना सामान यहीं भूल गए हैं। बस यहीं जीवू का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में वो पैकेट उठाकर एक लड़की के चेहरे पर दे मारती है और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। जीवू अकेले ही तीनों लड़कियों पर भारी पड़ जाती है। फिर वो ठंडी आवाज में कहती है, मैं एक गैंगस्टर की बेटी हूँ। तभी टीचर दौड़ते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जीवू अपना स्कूल बैज उतारकर टीचर के हाथ में रख देती है और कहती है कि वो अब ये स्कूल छोड़ रही है। स्कूल से बाहर निकलते ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पुलिस वाले की गाड़ी तोड़ना शुरू कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। पुलिस वाला उसके पीछे चिल्लाता है, रुको, वहीं रुक जाओ। लेकिन जीवू उसके हाथ नहीं आती। भागते भागते वो नदी किनारे पहुँच जाती है। वही जगह जहाँ वो बचपन में अपने पिता के साथ आया करती थी। उस शाम जब वो वापस घर लौटती है तो वही पुलिस वाला फिर उसका मजाक उड़ाता है, क्या हुआ, अपने पिता से मिलकर वापस आ गई? जीवू कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने फ्लैट की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजे के बाहर उसे एक केक और एक तोहफा दिखाई देता है। ये दोनों उसके पिता ने उसके लिए भेजे थे। लेकिन गुस्से में जीवू उन्हें पैर मारकर एक तरफ कर देती है और अंदर चली जाती है। उसका पिता बार बार उसे फोन करता है लेकिन वो कोई कॉल नहीं उठाती। आखिरकार वो फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ उसका पिता उसे जन्मदिन की बधाई देता है और कहता है कि उसे अफसोस है कि वो आज उसके पास नहीं आ सका। वो बताता है कि उसने उसके लिए केक और एक आईपैड भेजा है। फिर वो पूछता है, पढ़ाई कैसी चल रही है? इतना सुनते ही जीवू टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है कि पिछले 1 महीने से पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। स्कूल की लड़कियां उसे तंग करती हैं। हर कोई उसे गैंगस्टर की बेटी कहकर बुलाता है। ये सुनकर उसका पिता हैरान रह जाता है। वो पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जीवू गुस्से में जवाब देती है, आपका फोन हमेशा बंद रहता है, मैं आप तक पहुंचती भी तो कैसे? ये सुनकर उसका पिता उससे वादा करता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जीवू के दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वो कहती है, मेरे लिए तो आप पहले ही मर चुके हो, अब कभी मेरे पास मत आना। उसकी ये बात उसके पिता के दिल में तीर की तरह लगती है। वो तुरंत अपना फोन चालू करता है और जीवू के सारे पुराने मैसेज पढ़ता है। पिछले 1 महीने से मदद मांगती हुई उसकी हर पुकार। एक पल भी गंवाए बिना वो अपने ड्राइवर को वापस भेज देता है और खुद जीवू के घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है वो उन पुलिस वालों पर हमला कर देता है जो उसकी बेटी पर नजर रख रहे थे। फिर वो ऊपर जाकर फ्लैट के बाहर पहुंचता है। वहीं उसे वो केक और तोहफा दिखाई देते हैं जो अब तक वैसे ही पड़े हुए थे। वो अपनी स्पेयर चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। दरवाजे पर हो रही आवाज सुनकर जीवू की आंख खुल जाती है। उसी समय गलियारे में हुड पहने एक आदमी दिखाई देता है। जीवू का पिता तुरंत समझ जाता है कि खतरा उसके सामने खड़ा है। वो बाहर से दरवाजे को पूरी ताकत से पकड़ लेता है ताकि जीवू उसे खोल न सके। जीवू दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर देखती है और अपने पिता को वहां खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन अगले ही पल हुड वाला आदमी गोली चला देता है। गोली सीधे उसके पिता को लगती है। जीवू अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका पिता उसे मजबूती से पकड़े रहता है। वो दर्द से तड़पते हुए हमलावर से कहता है, प्लीज मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन वो आदमी एक और गोली चलाता है और वहां से गायब हो जाता है। भारी दर्द में होने के बावजूद जीवू का पिता आखिरी बार अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। वो चाबी को ताले के अंदर ही तोड़ देता है ताकि कोई भी दरवाजा न खोल सके। दरवाजे के उस पार खड़ी जीवू को उसकी धीमी पड़ती हुई आवाज सुनाई देती है, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। आखिरकार जीवू दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। अगले दिन अंतिम संस्कार में चॉय अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। वो एक सिगरेट जलाता है, उसे धीरे से अगरबत्ती वाले पात्र में रखता है और जीवू के पिता को श्रद्धांजलि देता है। तभी जीवू उसके सामने आकर पूछती है, आपने मेरे पिता से क्या करवाया था? उनकी मौत इस तरह क्यों हुई? उन्हें किसने मारा? चोई शांत आवाज में जवाब देता है, तुम्हारे पिता मेरे सबसे करीबी दोस्त थे, मेरे भाई जैसे। वो बहुत अच्छे इंसान थे लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जीवू पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वो पूछती है, मेरे पिता का केस इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया गया? अधिकारी जवाब देता है, कोई गवाह नहीं मिला, हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। तब जीवू उसे सीसीटीवी की तस्वीर दिखाती है। ये
ये है मेरे पिता का कातिल, फिर आप लोग इसे पकड़ क्यों नहीं रहे? अधिकारी कंधे उचकाते हुए कहता है, मैं 1 महीने से तुमसे पूछ रहा था, अगर तुमने पहले ही अपने पिता के बारे में बता दिया होता तो शायद हम उसे पकड़ चुके होते। जीवू वहाँ से निकल आती है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, कोई भी इंसान बिना वजह किसी की हत्या नहीं करता। यही सोचते हुए वो एक बड़ा डिब्बा उठाती है और अपने पिता के बॉस चॉय से मिलने पहुंच जाती है। चॉय उसे अंदर बुला लेता है। जीवू उसके सामने वो डिब्बा रखती है और सीसीटीवी से निकाली हुई तस्वीर दिखाते हुए कहती है, ये मेरे पिता का कातिल है और आपके दोस्त का भी। चॉय कुछ देर उसे देखता रहता है, फिर पूछता है, अगर मैं इसे ढूंढ दूं तो तुम क्या करोगी? जीवू ठंडी आवाज में जवाब देती है, मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगी। चॉय पूछता है, क्या तुम्हें किसी को मारना आता भी है? इसके बाद वो एक चाकू निकालकर उसके हाथ में थमा देता है, फिर कहता है, मुझे मारो, सोचो कि तुम्हारे पिता का कातिल मैं हूँ। लेकिन जीवू ऐसा नहीं कर पाती, उसके हाथ कांपने लगते हैं, वो वहीं जड़ होकर खड़ी रह जाती है। तभी चॉय उसके कान के नीचे जोरदार थप्पड़ मारता है और अपने आदमियों से कहता है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। जीवू अपना डिब्बा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात कातिल एक बार फिर लौट आता है। इस बार जीवू उसका चेहरा साफ साफ देख लेती है। वो लगातार उसके दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, लेकिन जीवू दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जीवू तुरंत उसके पीछे भागती है। वो उस पर हमला करना चाहती थी, लेकिन अंधेरे में वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। अब जीवू फैसला कर चुकी थी, अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो वो खुद उस कातिल को ढूंढेगी। वो सीसीटीवी की तस्वीर से कातिल की दर्जनों कॉपियां निकालती है, फिर पूरे इलाके की दीवारों, गलियों और खंभों पर उन्हें चिपका देती है। उधर रास्ते से गुजरते हुए चॉय की नजर भी उन पोस्टरों पर पड़ती है। वो चुपचाप उनमें से एक पोस्टर उतारकर अपने साथ ले जाता है। उसी रात जीवू के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन पर मौजूद आदमी कहता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, पैसे लेकर आओ, मैं तुम्हें पता भेजता हूँ। जीवू अपने पिता के छोड़े हुए पैसे उठाती है, साथ में एक चाकू भी रखती है और बताई गई जगह की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि फोन करने वाले लोग सिर्फ कुछ स्थानीय गुंडे थे। जीवू उन्हें लगभग 1 लाख रुपए दे देती है और अगले ही पल तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। जीवू पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन अकेले 3 लोगों का सामना नहीं कर पाती। आखिरकार वो उसे बेहोश कर देते हैं, फिर उसे कार की डिक्की में फेंक कर कहीं दूर ले जाने लगते हैं। अचानक उसे एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी हो। फिर बाहर से चीखने और मारपीट की आवाजें आने लगती हैं। कोई उन गुंडों को बुरी तरह पीट रहा था। डरी हुई जीवू अपना चाकू कसकर पकड़ लेती है। वो खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद डिक्की खुलती है। एक मजबूत हाथ उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। जब वो ऊपर देखती है तो उसके सामने चॉय खड़ा होता है, उसके पिता का सबसे करीबी दोस्त। चॉय गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, अगर मरना ही था तो इससे बेहतर तरीका नहीं मिला तुम्हें? ऐसे ही इधर उधर भागती रही तो एक दिन सच में कोई तुम्हें मार देगा। अब भी कांप रही जीवू जवाब देती है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, आप कुछ नहीं कर रहे, तो क्या मैं ऐसे दिखाऊं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? चॉय उसकी आंखों में देखता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की टूट चुकी है, लेकिन हार नहीं मानी है। फिर वो कहता है, अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो पहले तुम्हें मारना सीखना होगा। इसके बाद चॉय उसे अपने ट्रेनिंग बेस पर ले जाता है। ये एक गुप्त अंडरग्राउंड जगह थी जहाँ वो युवा लड़कों को भर्ती करके लड़ना सिखाता था। आज तक वहाँ किसी लड़की ने कदम नहीं रखा था। जीवू पहली लड़की बनती है जो उस जगह पहुँचती है। चॉय सबके सामने उसका परिचय कराता है, ये नई सदस्य है, इसे लड़ना सिखाओ। तुरंत वहाँ मौजूद सारे लड़के उसे घूरने लगते हैं, कुछ हैरानी से तो कुछ उसे जज करते हुए। उनमें से एक लड़का उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाता है। रास्ते में वो कहता है, आज से सारे काम तुम्हें करने होंगे, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। जब मैं यहाँ नया आया था तब मैंने भी यही सब किया था। फिर वो दूर खड़ी एक इमारत की तरफ इशारा करता है, जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब तुम्हें वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना कहकर वो उसे शुभकामनाएं देता है और वहाँ से चला जाता है। कमरे में पहुंचकर जीवू अपने पिता की राख वाले कलश को बहुत संभाल कर एक पत्थर की चौकी पर रख देती है, लेकिन वहाँ उसे चैन से रहने का मौका भी नहीं मिलता। वो लड़के उससे अपने सारे काम करवाने लगते हैं। कोई झाड़ू लगवाता, कोई सफाई करवाता तो कोई अपना सामान उठवाता। उनमें से एक लड़का तो उसे प्रभावित करने के लिए अजीब सा डांस भी करने लगता है। सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और जब भी वो ट्रेनिंग में शामिल होने की कोशिश करती है उसे रोक देते हैं। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एक लड़का फिर से उसे छेड़ने लगता है। इस बार जीवू चुप नहीं रहती, वो पलटकर जवाब देती है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। मामला बढ़ने ही वाला था कि तभी कोच बीच में आ जाता है और सबको अपनी अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाने का आदेश देता है। रात होने पर जब सब सो जाते हैं तब जीवू अकेले में अभ्यास करती रहती है। उसी दौरान चॉय वहाँ आता है और पूछता है, क्या भागने की तैयारी कर रही हो? जीवू बिना रुके जवाब देती है, नहीं, जीतने की तैयारी कर रही हूँ। चॉय हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें जीतना नहीं है, तुम्हें उसे खत्म करना है। सिर्फ ताकत से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो। कान के पास वार करो, जबड़े पर वार करो, होंठों पर वार करो, सीने पर वार करो और अगर जरूरत पड़े तो सामने वाले को पूरी तरह तोड़ दो। इसके बाद चॉय खुद उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जीवू बहुत तेज सीखती है। जो भी दांव पेच चॉय उसे सिखाता है वो तुरंत समझ लेती है। कुछ समय बाद चॉय उससे कहता है, तुम्हारे अंदर हुनर है लेकिन अभी ताकत कम है। वो चाहता था कि जीवू सफल हो, वो चाहता था कि वो अपने पिता का बदला ले सके और जीवू भी अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करने लगती है। हर बार करते समय वो अपने पिता के कातिल का चेहरा सोचती थी। दिन बीतते जाते हैं। फिर एक
एक दिन चॉय एक बेहद खतरनाक मुकाबले का आयोजन करता है। वो सभी नए लड़कों और जीवू को एक बड़े पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। नियम सिर्फ एक था, लड़ो जब तक सिर्फ एक इंसान खड़ा ना रह जाए। जो जीतेगा उसे 1 हफ्ते की छुट्टी और 1 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। लड़ाई शुरू होते ही पूरा पिंजरा रणभूमि बन जाता है। हर तरफ मुक्के, लातें और चीखें गूंजने लगती हैं। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचे रहते हैं। एक था सिजर्स और दूसरी थी जीवू। अब दोनों के बीच आखिरी मुकाबला होना था। दोनों दर्जनों लोगों को हराकर यहाँ तक पहुंचे थे। फर्क बस इतना था कि सिजर्स लड़ाई का मजा लेने के लिए लड़ता था, जबकि जीवू मजबूरी में लड़ रही थी। और आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है जिसके पास लड़ने की कोई वजह हो। काफी देर तक चले मुकाबले के बाद जीवू जीत जाती है। चॉय उसे विजेता घोषित कर देता है। कुछ समय बाद जब सिजर्स को होश आता है तो उसके दोस्त उसे भड़काने लगते हैं। उसी रात जीवू रिंग की सफाई कर रही होती है। तभी सिजर्स उसके पास आता है। जीवू उससे माफी मांगती है, लेकिन सिजर्स शांत आवाज में कहता है ये सिर्फ एक लड़ाई थी, किसी न किसी को हारना ही था। जीवू को लगता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन जब सिजर्स अपने दोस्तों के पास लौटता है तो धीरे से कहता है मैंने उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी है। कुछ ही देर बाद जीवू को चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। सिजर्स और उसका दोस्त उसे पकड़कर एक सुनसान जगह ले जाने लगते हैं। वो उसकी बेहोशी का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन जीवू हार नहीं मानती। कमजोर हालत में भी वो पूरी ताकत से उनका विरोध करती है। धक्का मुक्की के दौरान उसके पिता की राख वाला डिब्बा नीचे गिर जाता है। डिब्बा टूट जाता है और सारी राख जमीन पर बिखर जाती है। ये देखकर जीवू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो लड़ती रहती है। तभी गुस्से में सिजर्स एक हथौड़ा उठाता है। वो उसे मारने के लिए हथौड़ा ऊपर उठाता है, लेकिन उसी समय दरवाजा जोर से खुलता है। चॉय वहां पहुंच चुका था। वो तुरंत हमला रोक देता है और जीवू को वहां से सुरक्षित बाहर ले जाता है। इसके बाद चॉय धीरे धीरे सिजर्स की तरफ बढ़ता है। फिर शांत आवाज में पूछता है बताओ अब तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा मेरा होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे हाथ या तुम्हारी टांगे। ये सुनकर सिजर्स डर के मारे कांपने लगता है। वो तुरंत माफी मांगते हुए कहता है मैं आपका सबसे भरोसेमंद आदमी हूँ चॉय, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चॉय ठंडी आवाज में जवाब देता है सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तुम मेरे आदमी हो और उसे यहाँ मैं खुद लेकर आया था। तुम्हें उसे छूने की भी इजाजत नहीं थी। इसके बाद चॉय एक चाकू उठाता है और जीवू के चेहरे पर एक गहरा निशान बना देता है। ये सजा थी ताकि वो अपनी गलती कभी न भूल सके। जब जीवू को होश आता है तो सबसे पहले वो अपने पिता की बिखरी हुई राख को समेटती है। वो राख को एक डिब्बे में रखती है और फिर टूट कर रो पड़ती है। उसी समय चॉय का भरोसेमंद आदमी तेजू उसके पास आता है। वो कहता है अगर रोना है तो तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। फिर वो आगे कहता है मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता था। वो इस अपराध वाली दुनिया के लिए नहीं बने थे और ना ही तुम बनी हो। कुछ समय बाद चॉय जीवू को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वहाँ पहुंचकर वो उससे कहता है एक बात अच्छी तरह समझ लो, कल रात वाली जीवू मर चुकी है और आज एक नई जीवू पैदा हुई है। इसके बाद वो मेज पर एक रिवॉल्वर रखता है। फिर कहता है इसी बंदूक से तुम्हारे पिता की हत्या हुई थी। कातिल इसे फेंक कर भाग गया था और ये हथियार पुलिस विभाग का है। जीवू हैरानी से उसकी तरफ देखती है। तब चॉय कहता है मतलब साफ है, तुम्हारे पिता का कातिल एक पुलिस अधिकारी है। उसे ढूंढो और उसे मार डालो। इसके बाद जीवू की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अगले 4 सालों तक वो लड़ाई, सहन शक्ति, रणनीति और अनुशासन की कठिन ट्रेनिंग लेती है। साल 2019 में वो खुद पुलिस फोर्स में शामिल हो जाती है। उसके 2 मकसद थे। पहला, उस पुलिस अधिकारी को ढूंढना जिसने उसके पिता की हत्या की थी, और दूसरा, अंदर रहकर चॉय के संगठन की रक्षा करना। साल 2021 तक आते आते जीवू को एक बड़े मिशन पर भेजा जाता है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए वो उसके पीछे पीछे एक इमारत के अंदर पहुंच जाती है, जबकि उसका साथी बाहर ही इंतजार करता रहता है। अंदर पहुंचकर जीवू को एक छिपा हुआ गैर कानूनी अड्डा दिखाई देता है। पूरी इमारत में अलग अलग तरह के अवैध काम चल रहे थे। उसी दौरान उसे एक बेहोश लड़की मिलती है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो छिपकर एक दूसरे कमरे पर नजर रखती है, जहाँ ड्रग्स की डील चल रही होती है। सामान पहुंचाने वाला आदमी पिल्दू था। सौदा लगभग पूरा होने ही वाला था कि तभी जीवू अचानक अंदर घुस जाती है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से भिड़ जाती है और पूरा ऑपरेशन बर्बाद कर देती है। नारकोटिक्स विभाग की 6 महीने की अंडरकवर जांच एक ही झटके में खत्म हो जाती है। गुस्से में पिल्दू अपना परिचय देते हुए कहता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये मेरा केस था। इसके बावजूद जीवू वहाँ मौजूद एक अपराधी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके वरिष्ठ अधिकारी का फोन आता है। उसे आदेश दिया जाता है कि गिरफ्तार किए गए आदमी को पिल्दू की टीम के हवाले कर दिया जाए। जीवू आदेश मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जीवू नारकोटिक्स विभाग के मुख्यालय पहुँचती है। वहाँ उसकी मुलाकात कैप्टन चा से होती है। वही आदमी जो कई साल पहले उसके घर आया था और उसके पिता की मौत वाली रात वहाँ मौजूद था। जीवू उसे पहचान तो लेती है, लेकिन अभी भी उसे पूरा यकीन नहीं था। कैप्टन चा उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। फिर कहता है कल रात का मिशन तुमने बर्बाद कर दिया, और वो भी बिना किसी पक्के सबूत के। जीवू तुरंत जवाब देती है मुझे एक मौका दीजिए, मैं उस आदमी को पकड़ूंगी और उससे सब कबूल करवा दूंगी। कैप्टन चा उसे ध्यान से देखता है, फिर 2 बार एक ही सवाल पूछता है तुम मेरी टीम में शामिल क्यों होना चाहती हो। जीवू चुप रहती है। वो अपने असली इरादे जाहिर नहीं करना चाहती थी। कुछ पल बाद कैप्टन चा सिर हिलाते हुए कहता है टीम में तुम्हारा स्वागत है। उसी रात जीवू अपनी मोटरसाइकिल पर चॉय से मिलने जाती है। चॉय उससे पूछता है पुलिस की नौकरी कैसी चल रही है।
जीवू जवाब देती है, मैं नारकोटिक्स डिवीजन में जा रही हूँ, वहीं से मैं उस बंदूक का सुराग ढूंढ सकती हूँ। मुझे कैप्टन चा पर शक है। चोई सामने खड़ी इमारत की तरफ देखते हुए कहता है, इस इमारत को देख रही हो, 10 साल पहले तुम्हारे पिता ने यहीं मेरी जान बचाई थी। मेरी मेज पर रखी तस्वीर भी यहीं ली गई थी। इसके बाद वो एक चाकू निकालकर जीवू को देता है और कहता है, जिसने मेरे दोस्त को मारा है उसे ढूंढो और खत्म कर दो। उधर पुलिस स्टेशन में उस अपराधी से पूछताछ की जा रही थी जिसे जीवू ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान वो बताता है कि बाजार में ड्रग्स की एक नई खेप आई है और उसका नियंत्रण मंगू नाम के आदमी के हाथ में है। ये सुनकर पिल्दू तुरंत अपने मुखबिर को फोन करता है और मंगू का पता लगाने का आदेश देता है। उसी समय उसकी नजर गलियारे में खड़ी जीवू पर पड़ती है। वो हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीवू जवाब देती है, मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है। तभी कैप्टन चा वहाँ पहुँचता है। वो जीवू को उसकी सीट दिखाता है, फिर पिल्दू की तरफ देखकर कहता है, आज से ये तुम्हारे साथ काम करेगी। पिल्दू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन कैप्टन चा के आदेश को वो ठुकरा नहीं सकता था। इसके बाद पिल्दू कैप्टन चा को मंगू के बारे में जानकारी देता है। कैप्टन चा तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दे देता है। उधर दूसरी तरफ चॉय को गैर कानूनी सामान का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। तेजू उसे चेतावनी देते हुए कहता है, जीवू का नारकोटिक्स डिवीजन में जाना हमारे लिए खतरा बन सकता है, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। फिर उसकी आवाज और सख्त हो जाती है और अगर उसने एक भी गलती की तो मैं उसे खुद खत्म कर दूंगा। उधर शहर के दूसरे हिस्से में पिल्दू जीवू को एक अंडरग्राउंड पार्किंग में लेकर जाता है। वो उससे कहता है, अंदर जाओ और मांगू को पकड़ कर लाओ। जैसे ही जीवू अंदर पहुंचती है, एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीवू एक ही वार में उसे नीचे गिरा देती है। असल में पिल्दू की योजना बहुत सीधी थी। अगर जीवू नाकाम हो जाती तो उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाता और अगर मांगू भाग जाता तो पिल्दू बाहर ही उसे पकड़ लेता। लेकिन जीवू उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होती है। सालों की कठिन ट्रेनिंग ने उसे बेहद मजबूत, तेज और सटीक बना दिया था। कुछ समय बीत जाता है। पिल्दू इंतजार करते करते परेशान हो जाता है। आखिरकार वो खुद अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। जीवू पहले ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को हरा चुकी थी, यहाँ तक कि मांगू भी उसके कब्जे में था और वो उसे भागने का एक भी मौका नहीं दे पाई थी। पिल्दू उसके पास जाकर पूछता है, सामान कहाँ है? लेकिन मंगू बार बार एक ही बात कहता है, यहाँ कुछ नहीं है। पास में जुआ खेल रहे कुछ लोग पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि छापा पड़ गया है। वो तुरंत अपने पहचान पत्र निकाल कर दिखाने लगते हैं। तभी मंगू पिल्दू से कहता है, भाई धंधा क्यों खराब कर रहे हो? मैंने कहा ना यहाँ कुछ नहीं है, अगर तलाशी लेनी है तो दूसरी जगह जाकर देख लो। लेकिन जीवू को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे महसूस होता है कि मांगू कुछ छिपा रहा है। वो धीरे धीरे बार काउंटर की जांच करने लगती है। तभी उसकी नजर एक बोतल पर पड़ती है। उस बोतल में एक नए तरह का ड्रग्स रखा हुआ था। यही वो चीज थी जिसे मांगू छिपाने की कोशिश कर रहा था। सबूत मिलते ही टीम मांगू को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। पिल्दू जीवू की तरफ देखकर कहता है, तुमने सबको पीटकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अगली बार ऐसा करना हो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाना। उधर पुलिस स्टेशन में पिल्दू मांगू से पूछताछ कर रहा होता है। वो गुस्से में पूछता है, मुझे बताओ वो ड्रग्स किसने बनाई है? मांगू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे। वो खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। असल में वो किसी और की नहीं बल्कि सीजर्स की बात कर रहा था, जो अब ड्रग्स की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका था। दूसरी तरफ जीवू चॉय को खबर देती है कि मांगू पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया कि वो किसके लिए काम करता है। चॉय सिर्फ इतना कहता है, पता लगाओ। इसके बाद जीवू अपनी गुप्त पहचान का इस्तेमाल करके पुलिस के डाटाबेस में जांच शुरू करती है। वो अपने पिता का नाम खोजती है और तभी उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। उस रात जब उसके पिता की हत्या हुई थी, तेजू भी वहाँ मौजूद था। अगले ही दिन कैप्टन चा भी उस जगह पर पहुँचता है जहाँ जीवू के पिता की हत्या हुई थी। उधर चॉय तेजू से कहता है, हमारे सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। बाजार में एक नया माल आ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे ग्राहक दूसरी तरफ चले जाएंगे। अगली शाम एक पुलिस अधिकारी कैप्टन चा को सूचना देता है कि उनका निशाना अपनी जगह बदल चुका है। कैप्टन चा तुरंत पूरी टीम को तैयार रहने का आदेश देता है। सभी अधिकारियों की बंदूकें जमा कर ली जाती हैं। उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। फिर पूरी टीम को एक ब्रीफिंग रूम में बुलाया जाता है। किसी भी तरह की जानकारी बाहर न जाए, इसलिए सबके फोन भी जमा कर लिए जाते हैं। इसके बाद कैप्टन चा सामने आकर कहता है, आज रात हमारा निशाना चॉय है। उसका संगठन इस देश में घूम रहे लगभग 90% ड्रग्स को नियंत्रित करता है। फिर वो पूरी योजना समझाता है। चॉय की मुख्य फैक्ट्री एक बड़े मालवाहक जहाज के अंदर मौजूद है और लगभग 50 मिनट में चॉय वहां पहुंचने वाला है। नारकोटिक्स टीम जहाज के अंदर घुसेगी, जबकि बाकी पुलिस अधिकारी बाहर से मदद करेंगे। योजना बनते ही पूरी टीम रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वाले पास खड़े एक दूसरे जहाज पर अपनी जगह संभाल लेते हैं। सब चॉय के आने का इंतजार कर रहे थे। उधर चॉय उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है जिस पर उसने हाल ही में कब्जा किया था। कैप्टन चा तुरंत टीम ए को अंदर जाने का आदेश देता है। जीवू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो चॉय को गिरफ्तार नहीं होने दे सकती थी, लेकिन उसके पास फोन नहीं था और उसे चेतावनी देने का कोई तरीका भी नहीं था। पुलिस अधिकारी पूरे जहाज में फैल जाते हैं। उसी दौरान जीवू की नजर चॉय पर पड़ती है। वो बिना किसी को शक हुए इशारों में उसे बता देती है कि पुलिस आसपास मौजूद है। इसी बीच चॉय के आदमी पिल्दू को रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ लेते हैं। वो उसका कैमरा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिल्दू किसी तरह चॉय तक पहुंच जाता है। वो अपनी बंदूक
बंदूक उसकी तरफ तानते हुए चिल्लाता है, हाथ ऊपर करो। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज पूरे जहाज में गूंज उठती है और अगले ही पल सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर चॉय पूरे गोदाम में आग लगा देता है। वो पूरी फैक्ट्री जला देता है ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। धुएं और अफरा तफरी के बीच भागते हुए उसकी नजर जीवू पर पड़ती है, लेकिन जीवू उस पर गोली नहीं चलाती। चॉय और तेजू दोनों जहाज से कूदकर पानी में गायब हो जाते हैं। आखिरकार पूरी नारकोटिक्स टीम खाली हाथ रह जाती है। बाद में जांच के दौरान अधिकारियों को पता चलता है कि जहाज के अंदर 2 गोलियां चलाई गई थी। उसी समय जीवू चुपचाप वो रिवॉल्वर वहां रख देती है जिससे उसके पिता की हत्या हुई थी। फिर वो कैप्टन चा से कहती है, मुझे ये यहाँ मिली है, किसी ने इसका सीरियल नंबर मिटाने की कोशिश की है। उधर दूसरी तरफ चॉय गुस्से में अपने ठिकाने पर पहुंचता है। वो दहाड़ते हुए कहता है, कैप्टन चा अब सीधे मेरे पीछे पड़ चुका है। तभी तेजू जीवू से पूछता है, तुमने हमें पहले से चेतावनी क्यों नहीं दी? लेकिन चॉय कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच कैप्टन चा को एक और अधिकारी का फोन आता है। वो कहता है, हमने पूरी टीम की बंदूकें जांच ली हैं, हम में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। उधर जीवू एक कार में बैठती है। वो अपना छिपाया हुआ फोन निकालती है और तुरंत चॉय को कॉल करती है, लेकिन चॉय बेहद गुस्से में था। उसे लग रहा था कि जीवू ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठाता। पुलिस स्टेशन में कैप्टन चा एक अधिकारी की बंदूक जांचता है, लेकिन किसी भी हथियार से गोली चलने का कोई सबूत नहीं मिलता। उस रात खाने के दौरान जीवू पिल्दू से पूछती है, तुम चॉय को पकड़ने के लिए इतने जुनूनी क्यों हो? पिल्दू गहरी सांस लेकर जवाब देता है, वो इस देश के सबसे बड़े ड्रग्स सप्लायरों में से एक है और हाल ही में उसने हमारे एक एजेंट की जान ले ली। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। उसी समय एक दूसरा अधिकारी भी उनकी मेज पर आकर बैठ जाता है। मौका मिलते ही जीवू वहां से उठ जाती है और चुपके से चॉय को फिर से फोन करती है। वो कहती है, मुझे छापे के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे होटल के अंदर 3 छिपे हुए कैमरे लगे हुए हैं। वो हर समय तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और सारी जानकारी सीधे नारकोटिक्स विभाग तक पहुंचाते हैं। इसके बाद जीवू उसे समझाती है कि उसके पास चेतावनी देने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए उसे अफरा तफरी फैलाने के लिए गोली चलानी पड़ी। ये सुनते ही चॉय तुरंत अपने होटल के सारे छिपे हुए कैमरे बंद करवा देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस स्टेशन में अधिकारियों को पता चलता है कि कैमरों का संपर्क टूट गया है। वो तुरंत इसकी सूचना कैप्टन चा को देते हैं। लगातार नाकामियों की वजह से कैप्टन चा अब बुरी तरह परेशान होने लगा था। उधर दूसरी तरफ सीजर्स और उसका साथी भी बदले की आग में जल रहे थे। दोनों अपने आदमियों को इकट्ठा करते हैं और अपने ठिकाने से बाहर निकल पड़ते हैं। इसके बाद सीजर्स और उसका साथी सीधे उस जिम की तरफ निकल पड़ते हैं जहां उन्होंने 5 साल पहले ट्रेनिंग ली थी। वही जिम जो चॉय का था। दोनों अपने आदमियों के साथ चाकू लेकर अंदर घुस जाते हैं और वहां मौजूद हर इंसान पर हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा जिम खून से भर जाता है। 9 लड़के बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर थी। वहां तेजू भी मौजूद था, लेकिन सीजर्स उसे नहीं मारता। वो सिर्फ उसका हाथ तोड़ देता है और उसे जिंदा छोड़कर चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसा सालों पहले उसके साथ किया गया था। उसी रात जब कैप्टन चा अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो कोई उसका पीछा करने लगता है। कैप्टन चा एक आदमी से छिपकर मिलता है और उसे उस बंदूक का सीरियल नंबर देता है। कुछ समय पहले जो नंबर खुरच कर मिटा दिया गया था, फोरेंसिक लैब उसे दोबारा पढ़ने में सफल हो जाती है। इसी बीच दर्जनों पुलिस अधिकारी चॉय के जिम पर पहुंच जाते हैं। वहां का मंजर बेहद डरावना था। कुछ लोग मर चुके थे, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल पड़े थे। जीवू तुरंत घायल तेजू को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल भिजवाती है। तेजू की हालत देखकर वो घबराकर पिल्दू से पूछती है, क्या चॉय भी मारा गया? क्या वो वहां था? पिल्दू जवाब देता है, नहीं, वो घटना वाली जगह के आसपास भी नहीं था। जांच शुरू होती है। पुलिस को जिम के अंदर ड्रग्स भी मिलते हैं। आसपास का पूरा इलाका खंगाला जाता है। सीसीटीवी फुटेज भी देखी जाती है, लेकिन कोई खास सुराग हाथ नहीं लगता। उधर चॉय उन लोगों की याद में बने स्मारक पर पहुंचता है जो हमले में मारे गए थे। कुछ देर बाद जीवू भी वहां पहुंचती है। वो चॉय की हालत देखना चाहती थी, लेकिन तभी उसे कैप्टन चा और पिल्दू वहां आते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर जीवू तुरंत अपने हेलमेट से चेहरा ढक लेती है। असल में वो दोनों भी श्रद्धांजलि देने आए थे। तभी तेजू पिल्दू को रोकते हुए कहता है, अंदर सिर्फ एक आदमी जा सकता है। कैप्टन चा अकेला अंदर जाता है और उसकी आमने सामने मुलाकात चॉय से होती है। चॉय के आदमी तुरंत कैप्टन चा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैप्टन चा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, एक कहावत है, कुत्ते की जिंदगी उसके मालिक पर निर्भर करती है। अगर मालिक अच्छा हो तो कुत्ता आराम से जीता है, और अगर मालिक बुरा हो तो कुत्ता सड़क पर मरता है। चॉय उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, अगर तुम पुलिस वाले ना होते तो अब तक मुझे काटने की कोशिश कर चुके होते। फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन हाँ, आज की बाजी तुम जीत गए, फिर भी मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। कैप्टन चा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद चॉय अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है, अगर किसी को कुछ भी कहना हो तो सीधे मुझसे संपर्क करना। दूसरी तरफ सीजर्स और उसका साथी अपने हमले का जश्न मना रहे थे। दोनों जीवू की बात करते हैं। उन्हें याद था कि सालों पहले एक लड़की थी जो अचानक गायब हो गई थी। वो फैसला करते हैं कि इस बार जीवू को ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उधर पुलिस स्टेशन में पिल्दू का साथी उसे एक तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीर एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई थी। तस्वीर में वही आदमी दिखाई देता है जिसने चॉय के जिम में लोगों पर हमला किया था। सीजर्स जीवू उसे देखते ही पहचान लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब पुलिस इंतजार कर रही थी कि चॉय अगला कदम क्या उठाएगा। उधर चॉय भी
भी बदले की तैयारी कर रहा था। उसे पता था अगर उसने जवाबी हमला नहीं किया तो उसकी पूरी गैंग बिखर जाएगी। इसी दौरान कैप्टन चा एक नया आदेश देता है। वो कहता है मांगू को छोड़ दो, देखते हैं चॉय अगला कदम क्या उठाता है। जीवू तुरंत विरोध करती है। वो कहती है अगर दोनों गैंग आमने सामने आ गई तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन कैप्टन चा ठंडी आवाज में जवाब देता है अगर बुरे लोग मरते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जीवू समझ जाती है कि मामला बहुत खतरनाक होने वाला है। वो तुरंत चॉय को एक गुप्त संदेश भेजती है। संदेश में लिखा होता है मांगू को छोड़ा जा रहा है, सावधान रहो, ये एक जाल है। मैसेज पढ़ते ही चॉय तुरंत तेजू को फोन करता है और कहता है सभी लोगों को तुरंत वापस बुलाओ। फिर गुस्से में कहता है कैप्टन चा सोचता है कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन असली बेवकूफ वो खुद है। उधर कैप्टन चा अपनी टीम को खुशखबरी देता है। वो कहता है जल्द ही चॉय का एक आदमी हमारी तरफ आने वाला है, अगर ऐसा हुआ तो उसकी गैंग अंदर से ही टूट जाएगी। ये सुनते ही जीवू को खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो तुरंत चॉय को एक और संदेश भेजती है और अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। उधर तेजू एक ग्राहक से मिलकर वापस लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी कार में एक लिफाफा रखा जा चुका है। उस लिफाफे के अंदर कुछ गोलियां थीं और एक छोटा सा निशान बना हुआ था। असल में ये सब उसे फंसाने के लिए रखा गया था। इसी बीच जीवू उस जगह पहुंचती है जहां कैप्टन चा निगरानी कर रहा था। चारों तरफ देखते हुए उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ मौजूद एक इमारत पर जाती है। वहां कोई दूर से तस्वीरें खींच रहा था। जीवू को शक हो जाता है। वो तुरंत उस इमारत की तरफ बढ़ जाती है। उसी समय तेजू भी वहां पहुंचता है, लेकिन वो अपनी कार से बाहर नहीं निकलता। जीवू सामने वाली इमारत पर चढ़ जाती है। वो जानना चाहती थी कि कैप्टन चा की तस्वीरें कौन ले रहा है और वो किससे मिलने आया था। तभी अचानक पिल्दू वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर जीवू घबरा जाती है। दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है, लेकिन किसी तरह जीवू वहां से निकल भागती है। भागते हुए वो एक बार फिर कैप्टन चा की तरफ देखती है और तभी उसकी नजर तेजू पर पड़ती है जो कैप्टन चा की तरफ बढ़ रहा था। अब जीवू समझ चुकी थी ये पूरा जाल कैप्टन चा ने बिछाया था। वो अपनी टीम के अंदर मौजूद गद्दार को ढूंढना चाहता था।